औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ियाउल्लाह खान। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। अपने अपने घरों में अपना अपना ख्याल रखना है। आई होप कि इंशाअल्लाह जो है ये जो कोविड-19 जो एक आजमाइश हम पे है, एक समझ लें कि हमारा इम्तिहान है, अल्लाह पाक हमें जो है इस इम्तिहान में कामयाब करे। और आज जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा, मोमेंटम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट, ये जिसका मैस होता है, मूव कर रहता है, मोशन ऑफ मैस से रिलेटेड है। और हमने इसको डिस्कस करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में, जब वो मूव कर रहे होते हैं आइसोलेटेडली, तो उनका जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इनिशियल क्या होता है, फाइनल क्या होता है, या उसके दरमियान में कोई चेंज आती है या नहीं आती, हमने इस चीज़ को भी देखना है। तो लेट वर्ड मैंने यूज़ किया है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है बेटा? एक ऐसा सिस्टम जिस पे नो एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो जी। ठीक है, मैंने कहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझाने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए मैंने एक सिस्टम लिया है जिसको आइसोलेटेड सिस्टम हम बोलते हैं। और मैंने बताया है कि आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी की फोर्स होती है वो अप्लाई नहीं होती। ठीक है जी। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बेटा लेट मेरे पास कोई भी एक जो है वो सिस्टम, एक बॉक्स ले लेता हूँ और इसके अंदर जो है वो मेरे पास दो बॉल्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो रिफ्रैक्शन की फोर्सेस हैं या रिस्ट्रिक्शंस की फोर्सेस हैं, जिस तरह एयर रेजिस्टेंस की फोर्स होती है, वो नहीं है। इसका मतलब है कि बॉक्स के अंदर जो बॉल्स पड़ी हैं इन पे अंदर कोई फोर्स नहीं लग रही और टेम्परेचर ऑफ दैट बॉक्स इंटरनल जो है वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है ये बाय ओन जो है वो रन कर रहा है सिस्टम, यानी कि इस पे बैरूनी भी कोई हम फोर्स अप्लाई नहीं करते, या कर भी रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो कोई इसका फ़र्क या इसका असर नहीं हो रहा। एक्सटर्नली आप अगर फोर्सेस लग भी रही हैं तो इसके अंदर जो है इस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। सो आपने देखा कि नो एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब है कि अब ये जो अंदर सिस्टम है इस पे कोई फोर्स या कोई भी चीज़ इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही, तो ये सिस्टम रन कर रहा है बाय इट्स ओन। ठीक है जी। तो इसको हम एक्सटर्नल फोर्स कह देते हैं। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट बेटा, हमारे पास जो है वो दो बॉल्स होती हैं। लेट से ये एक बॉल है, इसके मैस को मैं M1 कह देता हूँ, और ये एक और बॉल है, इसके मैस को मैं M2 कह देता हूँ। और ये बॉल जो है, क्योंकि हमने कहा है कि मोमेंटम एक ऐसा मैस जो कि मोशन में है उससे रिलेटेड है, तो ये भी मैसेज क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेट से ये विद वेलोसिटी v1 मूव करता है और ये भी मैस जो है मूव कर रहा है और विद वेलोसिटी v2 इसको कह देते हैं। ठीक है, ये दो बॉल्स हैं हमारे पास जो कि आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब इन पे कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, और ये विद वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। थोड़ा सा टाइम t गुजरने के बाद लेट से ये दोनों बॉल जो हैं वो आपस में कोलाइड कर जाती हैं, और जब ये कोलाइड करती हैं तो इन पे लेट से अगर ये मैस M2 जो है यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, F इधर लगा रहा है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन की फोर्स
एफ प्राइम, यानी कि ये m1 और ये m2 है, तो लेट्स से कोलिजन जब होता है तो एट दैट टाइम वहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। यानी मैस m2 अगर इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो m1 जो है वो अपने रिएक्शन की फोर्स जो है, जिसको मैंने f प्राइम से शो किया है, आपको नज़र आ रहा है, तो ये रिएक्शन की फोर्स है। और उसके बाद हम कह देते हैं कि जो ये बॉल है m1 मैस वाली और जो बॉल है m2 मैस वाली, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, आफ्टर कोलिजन मूव करना शुरू कर देती हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमें बड़ी क्लियरली नज़र आएगी वो ये होगी कि अब इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो क्या हो गई, चेंज। इसीलिए मैंने आफ्टर कोलिजन जो है मैस 1 की वेलोसिटी को v1 प्राइम कहा है और मैस m2 की वेलोसिटी को v2 प्राइम या बॉल m2 मैस वाली को v2 प्राइम की वेलोसिटी से कहा है। और ये आफ्टर द कोलिजन्स फॉरवर्ड क्या कर जाती हैं, मूव कर जाती हैं। तो यहाँ पे बेटा जो है आप देख सकते हैं कि इनके वेलोसिटीज को प्राइम में जो है लिखने का मकसद ये होता है कि आई वांट टू शो अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन दीज वेलोसिटीज, यानी कि इन वेलोसिटीज और इन वेलोसिटीज में बड़ा वाज़ेह फर्क जो है वो करने के लिए मैंने आपको v1 प्राइम और v2 प्राइम, और ये वजह ये है बेटा कि जब ये दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड होती हैं, यानी आपस में दोनों बॉल्स क्या करती हैं, टकराती हैं, तो एयर रेजिस्टेंस कह दें या इनके दरमियान जो साउंड एनर्जी है वो कह दें, क्योंकि एनर्जीज का तबादला होना है यहाँ पे। जब ये टकराएंगी तो एक ऑब्जेक्ट से एनर्जी जो है दूसरे ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है या एनर्जी का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाना है, दरअसल यही इफेक्ट करता है हमारी इन बॉल्स की वेलोसिटी को। और उसके लिए मैंने आपको बताया है कि जब ये कोलाइड होती हैं तो लाज़मी बात है साउंड एनर्जी की फॉर्म में इसका कुछ एनर्जी का हिस्सा लॉस हो जाएगा, कुछ जो है वो एयर रेजिस्टेंस की फॉर्म में जो है उसकी वजह से भी लॉस हो जाएगा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से भी होगा, और बाकी जब ये टकराएंगी तो हीट एनर्जी में भी थोड़ा बहुत इसकी एनर्जी का हिस्सा जो है वो लॉस होगा। तो ड्यू टू दैट टाइप्स ऑफ लॉस हम कहते हैं कि वो हमारी बॉल्स जो कि पहले वेलोसिटी v1 और v2 के साथ मूव कर रही थी, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, और चेंज का इफेक्ट मैंने आपको बताया है कि वो चेंज क्यों होती है। तो लेट्स से बेटा अगर मैं मैस m1 के लिए जो है वो अपनी इक्वेशन लिखना चाहूँ मोमेंटम की, तो उसको मैं इस तरह से लिखता हूँ कि F मल्टीप्लाई बाई टी, और F प्राइम लिखता हूँ क्योंकि m1 जो मैस है इस पे जो फोर्स लग रही थी जब वो कोलाइड हो रहे थे तो वो रिएक्शन की फोर्स थी, और मैंने रिएक्शन की फोर्स को प्राइम से जो है वो शो करने की कोशिश की है। तो F प्राइम मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू mv1 प्राइम माइनस m1 v1 प्राइम माइनस m2 v2 प्राइम। ठीक है, या इस चीज को अगर हम जस्ट मैसेज के लिए लिख रहे हैं तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये इक्वेशन आती कहां से है बेटा। तो आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, तो उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन आया करती थी, प्रीवियस कंसेप्ट है हमारा कि न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, तो उसके लिए हमारे पास आती थी इक्वेशन mvf माइनस mvi। इस तरह से जो है वो हमारे पास एक रिलेशन ऑलरेडी हमने स्कूल फिजिक्स के अंदर भी डिस्कस किया है, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी हमारा एक टॉपिक है जो कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने करना नहीं था, लेकिन मैंने उसका रिजल्ट कल वाले लेक्चर के अंदर भी थोड़ा सा टच दिया है, और आज फिर बताने लगा हूँ कि ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो इसी तरह से यही इक्वेशन यूज करते हुए हम ये इक्वेशन लिखते हैं मैस m1 के लिए। तो मैस m1 के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास f प्राइम मल्टीप्लाई बाय t इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m
1v1। इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और इसी तरह से M2 के लिए जब हम ये इक्वेशन लिखेंगे तो सेम लाइक दैट, क्योंकि वहां पे वो तो रिएक्शन की फोर्स हमने कहा है उसको सिंपली F, तो ये आ जाएगा F क्रॉस T इक्वल टू आ जाएगा M2v2 प्राइम माइनस M2v2। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई जो कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम की फॉर्म में हमने लिख लिए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से जी हम क्या हासिल करते हैं, F प्राइम मल्टीप्लाई बाय T प्लस F मल्टीप्लाई बाय T इक्वल टू आ जाता है हमारे पास M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये दोनों का मजमूआ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो अपने ऑब्जेक्ट्स जो कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमारी बॉल्स थी उनको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा और फिर हमने उन दोनों इक्वेशंस को क्या किया है, सिंपली ऐड कर लिया है। अच्छा, ऐड करने के बाद जो है लेट्स सपोज अगर मैं ये साफ कर दूं यहाँ पे जगह को अरेंज करने के लिए, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी F प्राइम क्रॉस T है, F मल्टीप्लाई बाय T है, यानी T जो है टाइम जो है वो सेम है टाइम ऑफ कोलिजन्स दोनों के लिए। तो टाइम इंटरवल को हम कॉमन ले लेते हैं, तो F प्राइम प्लस जो है वो हमारे पास F इंटू T, और नेक्स्ट जो चीज है उसको हम उसी तरह लिख देते हैं M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1, इस तरह से सेम एज इट इज इस साइड को हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। तो इस तरह से ये चीज़ आ गई। जस्ट मैंने थोड़ी सी चेंज की है कि यहाँ पे जो टाइम का फैक्टर है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया है सिंपली यहाँ पे। अच्छा, अब बेटा आपने न्यूटन थर्ड लॉ भी पढ़ा होगा कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो वो जो आपने देखा है डायग्राम के जरिए कि जब आपकी इस तरह से बॉल जो है वो कोलाइड कर रही थी, तो ये अगर हमने कहा था कि M2 जो है वो इधर फोर्स F लगाता है, तो M1 मैस जो है वो इधर एक फोर्स रिएक्शन की फोर्स F प्राइम लगाता है। यानी कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। यानी कि इन एक्शन की फोर्स और रिएक्शन की फोर्स जितनी ये उस पर लगा रहा होगा उतनी वो लगा रहा होगा। दोनों फोर्सेस सेम मिकदार की हैं, अपोजिट डायरेक्शन की हैं। तो हमारा जो यहाँ पे F प्राइम है ये नेगेटिव हो जाएगा और इस तरह से हमारी ये वाली जो साइड है इक्वेशन की वो जीरो हो जाएगी। कैसे? तो देखें जी जरा कि लेट्स सपोज अगर F प्राइम क्योंकि इक्वल फोर्स है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो माइनस का साइन प्रोड्यूस होगा और F और इंटू T, और इस चीज को सेम एज इट इज आप लिख दें M1 V1। अभी इस साइड को मैं वैसे का वैसा लिख रहा हूं, सो ये हो जाएगा प्लस इंटू M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। ठीक है जी। तो ये वाला फैक्टर जो है क्योंकि फोर्सेस दोनों सेम है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई बाय T आपका ओवरऑल ये सारी चीज जीरो, और इस साइड पे रह जाएगा M1
v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। तो ये चीज़, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सेम ये है कि जो चेंज इन मोमेंटम है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें कि ये वाली चीज़ सारी फोर्सेस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन सेम क्वांटिटी है उनकी, तो इस वजह से मैंने कहा कि ये ज़ीरो, मतलब ये वाली इक्वेशन की साइड ज़ीरो हो गई। और यहाँ पे देखें तो आपका वो जो है सम अप हो रहा है, यानी कि जो मोमेंटम है टोटल वो आपको बताया जा रहा है कि बिफोर द कोलिजन्स अगर आप देखें मोमेंटम को, हमने पढ़ना क्या था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इट मीन्स दैट कि हमने देखना है कि हमारा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है उस पे क्या फ़र्क पड़ता है, या वो जो है सेम रहता है या नहीं रहता। तो इस चीज़ को जो है हम वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस इक्वेशन का जो है वो अंदाज़ा थोड़ा बहुत लगा लिया होगा। उसके बाद इसी इक्वेशन को अगर हम जो है एक और के लिए भी मतलब तरीके से भी लिख सकते हैं, जिस तरह से अगर हम v प्राइम, आपको पता है कि यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें ये दोनों जमा हो रहे हैं, और बाकी जो आपका बिफोर कोलिजन्स मोमेंटम है, बिफोर कोलिजन वो देखें, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि m1 v1 और प्लस m2 v2 इक्वल हो जाएगा m1 v1 प्राइम और प्लस m2 v2 प्राइम। ये चीज़ मैंने की है, मैंने और इसमें कोई बड़ी मतलब रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे देखें तो नेगेटिव साइन है दरमियान में भी, और ये भी नेगेटिव साइन है। लेट्स सपोज ये देखें, इसको ख़त्म कर लेते हैं, ये देखें जी। तो मैंने क्या किया, ये जो इक्वल के इस साइड पे ये वाला नेगेटिव पार्ट है आपके मैस m1 का बिफोर कोलिजन मोमेंटम है, और ये जो आपका मैस 2 है उसका भी बिफोर कोलिजन ही आपका ये भी मोमेंटम है। तो मैंने बिफोर कोलिजन जो आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम है उसको मैंने लिख दिया है, यानी ये वो मोमेंटम है आपकी बॉल्स का जब वो कोलाइड नहीं कर रही थी, कोलाइड से पहले वो मूव करके जा रही थी विद वेलोसिटी v1 और v2। तो मैंने कहा कि बिफोर कोलिजन हमने क्या कर लिया है टोटल। मैं अगर यहाँ पे लिख दूं तो टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ठीक है इक्वल। देखें जी मैंने क्या लिखा, इस चीज को मैंने कहा कि टोटल इनिशियल मोमेंटम है। कौन सा इनिशियल मोमेंटम है, उन दोनों बॉल्स का जो बिफोर कोलिजन है इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो ये जी बेटा हमने मतलब जो चीज़ पढ़नी थी, आप ये भी पढ़ चुके होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ही स्टेटमेंट भी आती है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो है, और हमने प्रूव भी कर लिया है, और हमने यही पढ़ना था कि अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, मैंने बताया कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिस पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी से कोई फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, तो उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो मैंने आपको कहा कि हमने ये प्रूव करना था कि क्या एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है या नहीं रहता, यानी उसका जो इनिशियल मोमेंटम होता है और फाइनल मोमेंटम, क्या इसमें कोई चेंज प्रोड्यूस होती है या नहीं होती। तो आपको नज़र आ रहा होगा मैथमेटिकली सारे स्टेप्स करने के बाद जो है हम एक और रिजल्ट पे पहुंचे हैं, और ये रिजल्ट में भी आपको बड़ा जो है क्लियरली कंसेप्ट दे दे। और वो कंसेप्ट क्या दे रहा है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो इनिशियल टोटल मोमेंटम होता है बिफोर द कोलिजन्स, यानी टकराने से पहले, वो टोटल फाइनल मोमेंटम, यानी कि उस आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल फाइनल मोमेंटम होता है आफ्टर द कोलिजन उसके बराबर रहता है। देख रही हैं आप, शायद नजर आ रहा हो आपको इक्वेशन के अंदर। तो ये बड़ा वाज़ेह जो है
आप यहाँ से भी एक मतलब इसकी स्टेटमेंट को देख सकते हैं। हमने प्रूव कर लिया है कि वाकई एक आइसोलेटेड सिस्टम जो है उसका जो इनिशियल मोमेंटम होता है टोटल, वो उसी सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम होता है आफ्टर कोलिजन उसके इक्वल होता है। एक और स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं इसी चीज़ को देखते हुए कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है, और आपको नज़र आ रहा होगा कि वो वाकई कांस्टेंट रहता है। उसके बाद बेटा जी आपको पता है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मोमेंटम का जो जनरल फार्मूला है वो आपको बता दूं, ये एक्स्ट्रा बात है लेकिन चले मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि जो मोमेंटम होता है वो हमारे पास मैस और वेलोसिटी का हस्ल ज़रब होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन याद रखिएगा, इसकी डायरेक्शन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा वही होती है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो आई होप सो बेटा कि आपको समझ आई होगी। ये था आपका चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन का टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह इंतज़ार करेंगे। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है या कोई भी आप सुजेशन देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट के हवाले से, तो ये कोविड-19 की वजह से एक मतलब न्यू सेटअप है ऑनलाइन क्लासेस का, हमारी तरफ से एक छोटी सी मतलब काविश है, आप लोगों का जो लॉस हो रहा है उसको किसी न किसी तरीके से जो है उसकी रेशो को या परसेंटेज को कम किया जाए। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, आपने इसको ज़रूर पढ़ना है और अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी हवाले से तो आप जो है वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।